हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर सरिता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर को। और हम इसका जो हमने पहले इसके यूनिट में हमने पहले पढ़ा था कि हाउ द गैमेट्स आर फॉर्म्ड, वेयर द गैमेट्स आर फॉर्म्ड। सो आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे कि हाउ द गैमेट्स लुक लाइक। ठीक है, गैमेट्स दिखते कैसे हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर कैसा है, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होगी और उसके बाद एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर CUET के एग्जाम में आए थे, वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। हमने पढ़ा था, हमने लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो गैमेट्स बनते कैसे हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस हमने कहाँ पे पढ़ा था? स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ी थी कि सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या हुई थी? स्पर्मेटोजेनेसिस हुई थी। और स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बने थे? स्पर्म्स बने थे। ठीक है, अब हम आज देखते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। स्पर्म क्या है बेटा? स्पर्म एक सेल है। ठीक है, स्पर्म में क्या है? सबसे पहले देखो हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं। देखो सबसे पहले इसका है हेड, उसके बाद क्या है? एक नेक है, नेक के साथ ही क्या है? मिडल पीस है, मिडल पीस के साथ क्या है? इसकी टेल है। ठीक है, अब देखो यहां पे जो इसका हेड है, ये पूरा पार्ट इसका हेड है, ये क्या है? इसका मिडल पीस है। दिस इज हेड, दिस इज मिडल पीस, मिडल पीस एंड दिस इज टेल। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हेड जो है इसका स्ट्रक्चर इसमें है, इसकी एंड पे क्या है? यहाँ पे एक्रोसोम है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कौन से? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का क्या रोल है? जब स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज करना है तो एग के बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व करने के लिए ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके हेड में क्या है? एक्रोसोम के जस्ट नीचे क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम्स होंगे। कितने क्रोमोसोम्स होंगे बेटा? हैप्लॉइड होंगे, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। सो मिडिल पीस में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। यहाँ पे मिडिल जो पीस है इसका, इसमें होंगे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है? टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, ये क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, ड्यूरिंग स्विमिंग मीन स्पर्म ने क्या करना है? स्विम होते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाना है, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? एटीपी कौन जनरेट करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है एनर्जी प्रोवाइड करना। जो टेल है बेटा, टेल क्या है? टेल क्या करेगी? उसको स्विम करने में हेल्प करेगी। सो इसके जो फंक्शंस हैं हमारे लिए एग्जाम में हमें पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम? एक्रोसोम हेड में है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? एग की बाहर की मेम्ब्रेन को लाइज कर देना। देयरफॉर इसके अंदर क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। उसके बाद क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस इसका हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है, क्योंकि गैमेट्स में क्या होता है? हमेशा हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है। तो इसमें कितने होंगे? अगर ह्यूमन बीइंग के डिप्लॉइड में होते हैं 46, तो इसमें कितने होंगे? 23। ठीक है, एन नंबर। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हमें पता है एनर्जी, एंड टेल का टू स्विम। ठीक है, सो ये तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दी है, ये वो डायग्राम है, सेम हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हमारा
ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था स्पर्म का, मेल गैमेट का स्ट्रक्चर था। अब फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट में देखो, ये भी एक सिंगल सेल है। इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? ये आ गया इसका न्यूक्लियस, एग का न्यूक्लियस आ गया। ये आ गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहां पे देखो, एग के बाहर से एक और मेम्ब्रेन होती है, एग के बाहर से एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं जोना पैलेसिडा। एग के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जोना पैलेसिडा। दिस इज जोना पैलेसिडा। ठीक है, थिक मेम्ब्रेन है जोना पैलेसिडा। इसके बाहर कुछ सेल्स होते हैं, these cells are called, इस लेयर को क्या बोलते हैं हम? कोरोना रेडिएटा सेल्स होते हैं। दिस इज कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब यहां पे देखो, कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं जो बच गए होते हैं कहां पे? स्कैंडी-oocyte में। ठीक है, ये सेल्स। ठीक है, अब कोरोना रेडिएटा और जोना पैलेसिडा का क्या फंक्शन है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ओवम और एग। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन है? टू प्रोवाइड दीज लेयर्स एज प्रोटेक्शन टू दिस ओवम। ओके, सो इनका रोल समझ में आ गया। एग का स्ट्रक्चर सिंपल था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखो, अब ये जो हमने गैमेट्स बनाए, लेकिन फीमेल में क्या होता है? जो एग होता है वो हर मंथ बनता है। ठीक है, फॉलिकल डेवलप होता है हर मंथ। क्या होता है? ओवम रिलीज होगा हर मंथ। क्या होगा? जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि फर्टिलाइज एग आके वहां पे अटैच हो जाए, इम्प्लांट हो जाए। ठीक है, तो अगर नहीं होता है क्या? अगर फर्टिलाइज ओवम वहां पे अटैच, यानी कि एग फर्टिलाइज नहीं होता है, तो यूट्रस की इनर लाइनिंग जो होती है एंडोमेट्रियम, वो शेड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, और ये जो साइकिल जिसमें क्या है? जिसमें एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के जो हार्मोन्स हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, वो क्या करते हैं? उनके अंदर चेंजेस आती हैं हर बार, और हर बार फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रिपेयर करती हैं किस चीज के लिए? ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो ये जो इवेंट है यूट्रस को प्रिपेयर करने का, ओवम को रिलीज करने का, ये बार बार रिपीट होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी कि बार बार रिपीट होना। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म है, यहां जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पहुंच जाना। ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है बेटा? जब फीमेल एक प्यूबर्टी में आती है, मैच्योर होती है, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके अंदर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है, रिलीज होती है। तो क्या होता है? जो यूट्रस की लाइनिंग है वहां पे अगर एग फर्टिलाइज नहीं मिलता उसको, तो वो शेड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। सो अब देखो, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं हम? मेनार्क। ये याद रखना है,
स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्क। एंड जब वीमेन 50 इयर्स ऑफ एज की हो जाती है तो तब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। मेनार्क क्या होता है, जब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, दैट इज मेनार्क। एंड जब स्टॉप होती है तो मेनोपॉज, पॉज यानी रुक जाना। ठीक है, तो वुमेन्स, हम ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, जो मेल होते हैं वो क्या है, दे कैन ऑल मतलब थ्रू आउट द एज, मतलब कि वो बेबी को मतलब कि वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते रहते हैं, लेकिन दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस यंग वन। लेकिन जो फीमेल होती हैं वो सिर्फ 50 इयर्स तक ही क्या कर सकती है, अपने बच्चा पैदा कर सकती है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया यानी कि एग रिलीज नहीं होगा, ओवम रिलीज नहीं होगा, तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ठीक है, अब देखो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है बेटा, कुछ चेंजेस होती हैं। ठीक है, कहाँ पे, ओवरी के अंदर भी चेंजेस होंगी क्योंकि वहां पे एग नहीं बनना है, और कहाँ पे, यूट्रस के अंदर भी चेंजेस होंगी। क्यों, जब एग बनेगा तो क्या होगा, वो यूट्रस में आके, ओवरी के अंदर एग बना, ओवरी के अंदर एग बना तो क्या होगा, फर्टिलाइज अगर हुआ तो यूट्रस भी अपने आप को तैयार रखेगा ना, कि जब फर्टिलाइज एग आए तो उसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है उसको लेने, अटैच करने के लिए प्रिपेयर हो। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर भी चेंजेस होती हैं और ओवरी के अंदर भी चेंजेस होती हैं। ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस होती है, ये देखते हैं हम, इनके डिफरेंट फेजेस होते हैं। देखो बेटा, जो इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेसेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, अब यहां पे देखो फोर फेसेस है। मेंस्ट्रुएशन, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है, मेंस्ट्रुएशन इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है। ठीक है, फर्स्ट 5 जो डेज हैं वहां पे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आ जाते हैं, तो फर्स्ट 5 डेज तक, 3 to 5 डेज जो है ये वेरी करता है डिफरेंट वुमेन्स में। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होगी, यानी कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है इन दी फॉर्म ऑफ ब्लड क्या होगा, शेड हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यूट्रस फिर से क्या करेगा, फॉलिकुलर फेज में क्या करेगा, यूट्रस फिर से अपने आप को प्रोलिफेट करेगा, यूट्रस की लाइनिंग थिक होगी। क्योंकि अब उसको फिर से वेट है कि क्या होगा, फर्टिलाइज एग ने आना है, तो वो प्रिपेयर रखता है खुद को। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में वो क्या होगा, फिर से ग्रो करने लगेगा। लुटिल फेज में क्या होगा, वो और थिक हो जाएगी, यूट्रस की लाइनिंग और थिक हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइज एग आके नहीं अटैच होता तो क्या होगा, यूट्रस की लाइनिंग फिर से शेड हो जाएगी, तो फिर से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो थी यूट्रस के अंदर वाली चेंजेस, लेकिन ओवरी के अंदर क्या हो रहा है ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, फॉलिकुलर फेज में जो फॉलिकल से जहां पे एग बनता है, एग जो है वो वहां पे फॉलिकल मैच्योर होंगे, और जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन पाएगा इनको मैच्योर, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहे हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होंगे, और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी स्क्रीशन, यानी कि वो पीक पे चला जाएगा, इसकी स्क्रीशन इंक्रीज होगी, तो ग्राफिन फॉलिकल जो मैच्योर है उससे ओवुलेशन हो जाएगा। अब जब ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो रहे होते हैं तो इनके फॉलिकल सेल्स ईस्ट्रोजन हार्मोन को भी रिलीज कर रहे होते हैं, देयरफॉर हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। अब यहाँ पे ईस्ट्रोजन से ये ईस्ट्रोजन जो है रिलीज हो रहा होता है इनसे। अब जैसे ही वंस ओवुलेशन जैसे ही हो गया, जैसे ही मैच्योर फॉलिकल ने ओवुलेशन कर दिया, तो क्या होगा, फॉलिकल ओवुलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है हम उसको क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटम। कार्पस ल्यूटम क्या करता है, एग रिलीज हो गया, ओवुलेशन हो गया, अब कार्पस ल्यूटम जो स्ट्रक्चर बना वो क्या करेगा, स्क्रीशन करेगा किसकी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की।
तो प्रोजेस्टेरॉन अब क्या पहले कम था, अब उसकी एक्सक्रीशन ज्यादा हो गई। प्रोजेस्टेरॉन को करेगा, प्रोजेस्टेरॉन ही यूट्रस की लाइनिंग को और थिक कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यूट्रस की लाइनिंग और थिक होगी, क्योंकि यूट्रस को उम्मीद है कि फर्टिलाइज्ड एग उसके साथ आके अटैच होगा। पर अगर नहीं होता तो फिर क्या होता है, यूट्रस की लाइनिंग क्या होगी, यहाँ पे कार्पस लूटेम डिजेनरेट हो जाएगा और यहाँ पे यूट्रस की लाइनिंग जो थी वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग वो फिर से इन दी फॉर्म ऑफ ब्लड फ्लो हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीपिंग ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था डिफरेंट फेसेस थे हमारे, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेस, ल्यूटल फेस और देन फिर से अगेन नेक्स्ट साइकिल। तो इसमें हमारे लिए एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से हार्मोन्स फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाते हैं, कौन से हार्मोन, फॉलिकुलर गोनेडोट्रोपिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये फॉलिकल को कौन ग्रो कराता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ही फॉलिकल ग्रो हो गया तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कराएगा, उसका ओव्यूलेशन करवा देगा। जो स्ट्रक्चर बाद में बचता है कॉर्पस ल्यूटम, वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करवा देगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेंगे, यूट्रस की मेम्ब्रेन लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम को थिक करेंगे ताकि वहां पे क्या हो, फर्टिलाइज एग आके अटैच हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट यही है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कहां से रिलीज होता है, कार्पस ल्यूटम उसको रिलीज करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है, वो क्या करता है, फॉलिकल की मैचुरेशन में हेल्प करता है। तो यही था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैमरी ग्लैंड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मैमरी ग्लैंड में बेटा देखो, मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, बर्थ के बाद जो मैमरी ग्लैंड जो है बेबी की केयर करने में हेल्प करते हैं, ये मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं टू फीड द यंग वन, ठीक है। तो मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मिल्क प्रोड्यूस होगा और मिल्क जो है वो बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखो सीक्वेंस देखते हैं, ये इसमें हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसका सीक्वेंस। तो क्या होता है, मैमरी ग्लैंड जो है, पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वुमेन के अंदर, और वो मैमरी ग्लैंड जो है वो किससे बने होते हैं, मिल्क स्क्रीटिंग सेल्स, जहां जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है, एल्व्यूलाई सेल जो है वो मिलके इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं, एल्व्यूलर, वो स्क्रीट करते हैं डक्ट्स के थ्रू मिल्क को। कौन सी डक्ट है, यहाँ पे इन्होंने मेमोरी डक्ट लिखा है, ठीक है। मेमोरी डक्ट से एम्पुला, वाइड ट्यूब है एम्पुला, एम्पुला से ये रेक्टिफेरस डक्ट है, और उसके बाद क्या है, निप्पल से जो बेबी उसको मिल्क को क्या करता है, फीड करता है। अब देखो सीक्वेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, सबसे पहले मिल्क कहां पे बना, यहाँ पे मिल्क स्क्रीटिंग सेल्स थे, कौन से, एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई से मिल्क कहां जाएगा, ट्यूब्यूल्स के अंदर, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगा, मैमरी ट्यूब्यूल्स जिसको हम बोलेंगे। ट्यूब्यूल्स जो है, अब मैमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर में क्या है, मैमरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है, मैमरी ग्लैंड में भी क्या होते हैं, डिफरेंट लोब्स होते हैं, ठीक है। उन लोब्स के अंदर क्या होते हैं, ये एल्व्यूलाई सेल्स होते हैं, इसके साथ इनको हम ग्लैंडुलर सेल भी बोलते हैं, और बाकी क्या है, फैटी टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब ये एक्सक्रीशन जो है वो कौन से पाथवे के थ्रू हो रही है, कैसे कहां से कहां जा रहा है वो देखते हैं, ठीक है। मैमरी ट्यूब्यूल से कहां जाएंगे, मिल्क जाएगा मैमरी डक्ट में जाएगा, मैमरी डक्ट से कहां जाएगा, एक वाइट ट्यूब, सारी की सारी मैमरी डक्ट वाइट ट्यूब में ओपन होंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एम्पुला। एम्पुला से कहां जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट से कहां जाएगा, थ्रू निपल क्या होगा, बेबी उसको रिसीव करेगा, ठीक है। तो अब एल्व्यूलाई क्या है, ये सेल्स हैं जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस मिल्क,
अब जो मिल्क बना वो जितनी भी यहाँ पे जो लोब्स में डिफरेंट जो एल्वियोलाई सेल्स थे उनमें जो मिल्क बना छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स के थ्रू कहाँ पे आया, मैमरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू कहाँ आया, मैमरी डक्ट में, मैमरी डक्ट्स के कहाँ आया, वाई ट्यूब है जहां पे सारी की सारी मैमरी डक्ट ओपन हो रही है, ठीक है, तो मैमरी एम्पुला जिसको हम बोल रहे हैं एम्पुला, एम्पुला से जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट से निप्पल के थ्रू बाहर, ठीक है। तो ये पूरा पाथवे ये आ सकता है हमारे एग्जाम में कि अरेंज द सीक्वेंस, ठीक है, अरेंज द सीक्वेंस कि कहां से कहां पे मिल्क जो है कहां से कहां जा रहा है इन मैमरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। एल्वियोलाई क्या थे, मैमरी ग्लैंड के अंदर जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स थे, ठीक है, दे आर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से जो मिल्क बना वो गया मैमरी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में जिनको हम मैमरी ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं, मैमरी ट्यूब्यूल्स से कहां गया, डक्ट में गया, मैमरी डक्ट में, मैमरी डक्ट से वाइट ट्यूब में गया जिनको हमने बोला एम्पुला, एम्पुला से गया लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट में से निप्पल से बाहर, ठीक है। सो ये सीक्वेंस था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं, देखो सारी तैयारी हो चुकी है, गैमेट्स बन गए, गैमेट्स बन गए, मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, ठीक है। अब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज कैसे करेंगे, ठीक है। अब गैमेट्स बने थे कहां पे, मेल गैमेट बना था मेल के अंदर, मेल ने क्या किया, सीमन को रिलीज किया, सीमन में क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं, सीमन को कहां रिलीज किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या फिर विजाइना बोल सकते हो, ठीक है। अब वहां से क्या हुआ, स्पर्म जो है वो कहां गए, स्पर्म्स पहुंचे कहां पे, फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, फिलोपियन ट्यूब की एम्पुला में, फिलोपियन ट्यूब की एम्पुला में, फिलोपियन ट्यूब में कहां पे, एम्पुला में, एम्पुला में क्या था, एग वेट कर रहा था, यहां पे जाके स्पर्म जैसे ही एग से मिलेगा तो क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब ये कैसे बना, ये इतना सीक्वेंस कैसे हुआ, मेल के अंदर स्पर्म्स बने थे, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हुआ, फीमेल वजाइना के अंदर सीमन डिपॉजिट हुआ, स्पर्म्स वहां गए, स्पर्म्स जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से स्विम करते हुए कहां पहुंचे, फिलोपियन ट्यूब में, फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला में एग था, वहां पे स्पर्म जो है एग के साथ फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और क्या होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है इस प्रोसेस को देखते हैं। सॉरी, अब देखो बेटा, जैसे ही स्पर्म आता है तो देखो यहां पे देख रहे होंगे हम, फर्टिलाइजेशन में क्या है, दो इवेंट्स हैं, कौन कौन सी, एक है एक्रोसोमल रिएक्शन, दूसरा क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या है, ठीक है, स्पर्म्स आए, स्पर्म्स कितने हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है, स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है, एग कितना है, एक ही एग है, ठीक है। अब स्पर्म्स आ रहे हैं जब तो क्या हो रहा है, स्पर्म्स आ रहे हैं, अब जो स्पर्म यहां पे देखो, स्पर्म्स के अंदर हमने पढ़ा था स्पर्म की हेड में क्या था, एक्रोसोम था, एक्रोसोम क्या करेंगे, अपने एंजाइम्स को, कि कौन से एंजाइम्स को, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को क्या करेगा,
रिलीज करता हुआ यहाँ पे पहुंच जाएगा जोना पैलासिडा पे। ठीक है, जैसे ही स्पर्म इसको डिसॉल्व करेगा, कैसे ही इसके पास एंजाइम्स थे कौन से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे या हाई ल्यूरोनिडेज एंजाइम था। कौन सा एंजाइम था, हाई ल्यूरोनिडेज एंजाइम था, जिसने क्या किया, हाई ल्यूरोनिक एसिड जिसने इन सेल्स को इकट्ठा करके रखा था बाहर वाले, उनको क्या किया, डिसॉल्व कर लिया। अब क्या होगा, जैसे ही स्पर्म पहुंचेगा जोना पैलासिडा पे, तो जोना पैलासिडा क्या होगी, डिसॉल्व करेगा उसको, और जैसे स्पर्म इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा, तो क्या होगा, ये अपना न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको दे देगा। जैसे ही इसका स्पर्म का न्यूक्लियस इसमें जाएगा, तो क्या होगा, जैसे ही जब स्पर्म इधर आ रहा होता है, तो साथ में क्या होता है, यहाँ पे अंदर से कुछ ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इनको हम बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करता है, ये प्रोड्यूस करती है, या ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर स्क्रीट होते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, बाकी के स्पर्म्स को, ये जोना पैलासिडा के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर लेते हैं जिसकी वजह से सिर्फ एक ही स्पर्म क्या कर सकता है, फ्यूज कर सकता है, और बाकी की फ्यूज नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कैसे सीक्वेंस है ये एग था, ठीक है, इसके बाहर क्या थी, जोना पैलासिडा थी, इसके एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या थे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनके बाहर थे कोरोना रेडिएटा के सेल्स, यहाँ पे कोरोना रेडिएटा थी बाहर वाली लेयर, स्पर्म आया, स्पर्म आया, स्पर्म ने क्या किया, स्पर्म के हेड पे क्या थे, एक्रोजोम थे, एक्रोजोम था, एक्रोजोम ने एंजाइम रिलीज किए यहाँ पे, तो ये स्पर्म कहाँ पहुंच गया, ये स्पर्म अब कहाँ पहुंच गया, इसने क्या किया, बाहर वाली मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर दिया, और ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है, अब ये स्पर्म अब यहां पहुंच गया, कहां पे, सॉरी हाँ, ये स्पर्म अब क्या हुआ, जोना पैलासिडा के कांटेक्ट में आ गया, बाकी स्पर्म भी आ रहे हैं, लेकिन क्या होगा, एक स्पर्म जब जोना पैलासिडा पे पहुंच गया, तो उसने क्या किया, यहाँ पे एंजाइम रिलीज किए, एंजाइम रिलीज की, सॉरी अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही स्पर्म ने न्यूक्लियस इसको ट्रांसफर कर दिया, तो जब ये जोना पैलासिडा को डिसॉल्व कर रहा होता है, डिसॉल्व कर रहा होता है, तो क्या होता है, ये क्या करती है, इसकी एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को यहाँ पे प्रोड्यूस कर देती है, कहाँ पे, आउटसाइड द मेम्ब्रेन स्क्रीट कर देती है, और इसकी जोना पैलासिडा के अंदर क्या हो जाती है, चेंजेस आ जाती है मेम्ब्रेन के अंदर, ताकि और वो क्या करती है, बाकी के स्पर्म्स को फ्यूज नहीं होने देती है अपने से, तो ये क्या करती है, ब्लॉक कर देती है पॉलीस्पर्मी को। तो एक्रोसोमल रिएक्शन क्या था, एक्रोसोम प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, प्रोड्यूस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो डिसॉल्व कर देती हैं जोना पैलासिडा को, और किसके, अब यहाँ पे जैसे ही डिसॉल्व कर दिया जोना पैलासिडा को, तो ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी, और यहाँ पे वो अपना स्पर्म अपना न्यूक्लियस क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज कर देगा। ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या था कि प्लाज्मा में, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स हैं, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स हैं, वो ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने बाहर रिलीज कर देगी, ताकि बाकी के स्पर्म्स जो है वो फ्यूज ना कर सके एग को। वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जोना पैलासिडा में अंदर कुछ चेंजेस ला देते हैं, जिसकी वजह से वो बाकी के स्पर्म्स को अलो नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, इट ब्लॉक्स पॉलीस्पर्मी। ठीक है,
अब ये हो गया फर्टिलाइजेशन, स्पर्म जो है न्यूक्लियस अपना यहाँ पे दे देता है, और यानी कि जो यहाँ पे अब एग का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखते हैं, ये है एग, ये है, यहां से आया स्पर्म। ठीक है, फ्यूज जब हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो क्या बना, जाइगोट बना। अब जाइगोट जो है वो क्या करेगा, जाइगोट डिवाइड हो जाएगा, उसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी। इस माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। क्योंकि इस क्लीवेज वाली माइटोसिस जो है, इसको हमने क्लीवेज क्यों बोला, इसमें क्या हो रहा है, सिंपल क्या है, सेल डिवाइड हो रहे हैं, बट यहाँ पे सेल का जो मास है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जाइगोट, जाइगोट से माइटोसिस हुई तो क्या हुआ, एक सेल से 2 सेल्स बन गए, 2 सेल्स फिर से डिवाइड होंगे, माइटोसिस होगी तो कितने बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे, 1 2 3 और 4 सेल्स बन गए, 4 सेल्स बन गए, 4 सेल्स से कितने बनेंगे, 8 सेल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सेल्स बन गए। 8 सेल्स से क्या होगा, 16 सेल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये बन गए हमारे पास 16 सेल्स। यहाँ पे कितने बन गए, 16 सेल्स बन गए। अब देखो, जैसे ही ये 16 सेल्स बनता है, अब ये सारे के सारे सेल्स इकट्ठे थे, देखो एग स्पर्म फ्यूज हुए, जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट बना। अब जाइगोट जो है वो डिवाइड हुआ तो क्या होगा, 2 सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स से 4 सेल्स बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे और इसी तरह से सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा। अब 8 से बनेंगे 16 सेल्स, जैसे ही 16 सेल्स बने तो अब ये जो सेल्स बने हैं ये क्या करेंगे, अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे, मान लो ये सेल्स पहले ऐसे इकट्ठे थे, अब ये सारे के सारे सेल्स पेरिफेरी पे चले जाएंगे और बीच में एक कैविटी डेवलप हो जाएगी, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनिशियली दे वर लाइक दिस, बट अब सारे सेल्स क्या हैं, पेरिफेरी पे चले गए तो बीच में एक कैविटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से देखते हैं कैसे डेवलप हो रही है। यहाँ पे ये सारे सेल्स चले गए पेरिफेरी पे, 1 2 3 जितने भी सेल्स थे पेरिफेरी पे चले गए, बीच में बन गई एक कैविटी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला। अब जो कैविटी बनी है इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी। ठीक है, और ये जो डिफरेंट सेल्स बने थे इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, सारे के सारे जो ब्लास्टोमियर्स थे वो पेरिफेरी पे चले गए, बीच में एक कैविटी बन गई। अब ये जो ब्लास्टुला है ये बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनाएगा बेटा, ये जो एक लेयर थी अब ये क्या हो रहा है, 2 लेयर्स बन गई है इसकी, इनर सेल मास और बाहर एक लेयर रहेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट, जैसे कि आगे दिखाया हुआ। ठीक है, और इनर सेल मास। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ये बन गया हमारा ब्लास्टोसिस्ट। जैसा हम यहां पे देख रहे हैं, देखो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारे लिए, एक जाइगोट बना एक से, यहां पे एग और स्पर्म आए, फ्यूज हुए। अब फ्यूज हुए तो क्या हुआ, 2 सेल्स बने, 2 से 4 सेल्स बने, 4 से 8 बने और अब एक स्टेज है जो 8 to 16 सेल स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मरूला बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मरूला बोलते हैं। ठीक है, 8 to 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मरूला बोलते हैं। ये याद रखना है, व्हाट इज मरूला,
जब ये डिवाइड होके 8 सेल और 16 सेल बनाता है, इन दोनों स्टेजेस को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों स्टेजेस को हम बोलते हैं 8 to 16 cell stage is called 8 to 16 cell stage is called मारूला। ठीक है, ये याद रहेगा मारूला। उसके बाद ये देखो यहाँ पे मारूला बन गया। मारूला से क्या होगा? ब्लास्टुला बनेगा, जो यहाँ पे नहीं बनाया है। अब वो ब्लास्टुला जैसे यहाँ पे बना मारूला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला में सेल्स में पेरिफेरी पे चले गए, बीच में कैविटी बन गई। अब वो सेल्स कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं 2 लेयर्स में, एक इनर सेल मास बन जाता है और एक ट्रोफोब्लास्ट बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ठीक है, अब यही ब्लास्टोसिस्ट, ये देखो यहाँ पे ये जो यूट्रस है, ये फ्लोपियन ट्यूब की एम्पुला है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई थी एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो गई थी। अब ये एम्पुला से ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे पहुंचेगा तो इम्प्लांटेशन हो जाएगी, वो यूट्रस के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो माली पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? व्हाट इज मारूला? मारूला क्या है? जो 8 to 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मारूला बोलते हैं। और अगर पूछा जाए कि इम्प्लांटेशन कौन सी स्टेज पे होती है ना, इम्प्लांटेशन कौन सी स्टेज पे होती है, तो वो कौन सी स्टेज पे होती है? जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है वो। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अटैच हो जाता है किसके साथ? यूट्रस की लाइनिंग के साथ। और फिर वहां पे क्या होता है? ग्रोथ होगी, एम्ब्रियो बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम बच गई। जब ब्लास्टोसिस्ट किसको हमने बोला? ब्लास्टोसिस्ट हमने बोला जिसके बाहर से जिसके बाहर से एक लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट और अंदर एक इनर सेल मास था। इनर सेल मास को चलो रेड से कर लेते हैं, इनर सेल मास था। ठीक है, अब ये जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास का क्या फंक्शन है? ये बनाएगा एम्ब्रियो। ये क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और ट्रोफोब्लास्ट है वो अटैच हो जाएगी यूट्रस की लाइनिंग के साथ। ट्रोफोब्लास्ट यूट्रस की लाइनिंग के साथ अटैच हो जाएगी, अटैच टू यूट्रस लाइनिंग, अटैच टू यूट्रस लाइनिंग। जो बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट थी वो अटैच हो जाएगी यूट्रस की लाइनिंग के साथ, और इनर सेल मास क्या है? वो बनाएगा एम्ब्रियो। इनर सेल मास क्या करेगा? इनर सेल मास जो है, जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट के साथ अटैच हो गया तो इनर सेल मास क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा 3 लेयर्स में। कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में आएगी मेसोडर्म। ठीक है, तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और यहां पे बीच में क्या आएगी? मेसोडर्म। ठीक है, अब ये जो 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनाने का क्या फंक्शन था? जो ये 3 लेयर्स है ना, इसी से पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनेगा और इसी से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। यानी कि जो इनर सेल मास थे दे आर स्टेम सेल्स, और इनकी कैपेसिटी थी कि ये डिफरेंट टिश्यूज बना सकते हैं ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 लेयर्स बनी, एक्टोडर्म बाहर वाला जो सिस्टम है, जैसे हमारी स्किन है, नर्वस सिस्टम है, सेंसरी ऑर्गन है, ये कौन बनाएगा? एक्टोडर्म बनाएगी। मेसोडर्म क्या करेगा बेटा? इसके तुरंत अंदर, स्किन के अंदर क्या है? नीचे मसल्स हैं, बोन्स हैं, तो कौन बनाएगा? मेसोडर्म बनाएगा। और एंडोडर्म सबसे अंदर वाली लेयर, वो क्या बनाएगी? एंडोडर्म जो है वो हमारी बनाएगी इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इस तरह से पूरा इस 3 लेयर से सारे के सारे सिस्टम बनेंगे, पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, सो हम देखते हैं कैसे। अब हमने देखा ट्रोफोब्लास्ट जो है वो बाहर अटैच हो जाता है यूट्रस की लाइनिंग के साथ, और ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? ये है इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा, ऐसे ऐसे से करके यूट्रस की लाइनिंग के साथ। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे जैसे जो हमारी डायग्राम में दिख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस
यूट्रस की लाइनिंग के साथ इस तरीके से इंटरडिजिटेट मतलब कनेक्शन बना देंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक जंक्शन बना देंगी। और यहाँ पे क्या होगा, ताकि ये यहाँ पे क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके किसका, ऑक्सीजन का, गैसेस का, सब चीजों का, ठीक है। तो जो ट्रोफोप्लास्ट है वो अटैच हो जाएगी यूट्रस की लाइनिंग के साथ, ठीक है। और कैसे होगी, ट्रोफोप्लास्ट जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, कुरियोनिक विलाई, ठीक है, कुरियोनिक विलाई। अब ये कुरियोनिक विलाई और यूट्रस की जो इनर, यूट्रस का जो टिश्यू है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा। कुरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यूज विल इंटरडिजिटेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और क्या होगा, क्या बनाएंगी, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट जिसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का क्या रोल है बेटा, प्लेसेंटा जो भी एम्ब्रियो के पास, एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, फूड, ऑक्सीजन चाहिए, एक्सक्रीटा जो रिमूव करेगा, वो सारी चीजें कैसे, कहां से होंगी, प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। हेल्प टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, गैस, ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज, ठीक है। और क्या होगा, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये सारा जो रोल है ये कौन कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है। अब प्लेसेंटा का क्या है, प्लेसेंटा का एक इंपॉर्टेंट रोल क्या है, प्लेसेंटा क्या करते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा जो है कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा करता है ह्यूमन कुरियोनिक गोनियोडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, estrogens and progesterone. Four hormones are produced from placenta. Four hormones are produced from placenta. ओके, ये हमें याद रखना है, चार कौन कौन से हार्मोन हैं जो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से बताओ, मैं बोलो मेरे साथ, ह्यूमन एचसीजी, एचपीएल याद रहेगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की तरह, ठीक है। So HCG is human chorionic gonadotropin. HPL is placental lactogen, human placental lactogen, estrogen and progesterone. These four hormones. एग्जाम में आएगा बेटा, अगर चार ऑप्शंस आपको दिया होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि which one of these hormones is not produced from placenta. अगर आपको चार ये याद होंगे तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो चार हार्मोन्स है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लेसेंटा से। और इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जब बेबी डेवलप हो चुका है, एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है, तो उस टाइम पे जब उसका बर्थ करवाना है, तो यानी कि एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में क्या होगा, रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, लेकिन कहां से, ओवरी से। तो एग्जाम में अगर आया, ऑप्शन आया रिलैक्सिन, तो रिलैक्सिन का प्लेसेंटा से नहीं प्रोड्यूस होता है, रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जब फिटस डेवलप हो चुका है तब ओवरी क्या करेगी, रिलैक्सिन को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, आपको याद रहेगा ना ये। सो व्हाट इज पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या है, जब एक फिटस पूरी तरह से डेवलप हो चुका, अब उसके बर्थ का, यानी कि अब उस बच्चे के जन्म का टाइम आ चुका है और उस बच्चे को डिलीवर करने का प्रोसेस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, ठीक है। अब पार्चुरेशन होता कैसे है बेटा, डिलीवरी ऑफ फिटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन कैसे होता है, यूट्रस में क्या थी, बीच वाली लेयर मायोमेट्रियम, जिसमें मस्कुलर लेयर थी, जो यूट्रस क्या करेगा, मस्कुलर लेयर क्या करेगी, कंट्रैक्शंस करेगी और क्या होगा, बेबी को वो पुश करेगी और बेबी की डिलीवरी होगी। अब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन इज बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन कहां से प्रोड्यूस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से।
पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पोस्टीरियर पार्ट से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से कब प्रोड्यूस होगा, जब बेबी पूरा डेवलप हो चुका है। यूट्रस क्या होगा, यूट्रस की मसल्स जो है वो स्ट्रेच होंगी, तो क्या होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करेंगे, सिग्नल पहुंचाएंगे कहां पे, ब्रेन को, और ब्रेन के अंदर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करेगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा और क्या होगा, बेबी का बर्थ होगा, राइट। तो इस जो सिग्नल जो जाता है कंप्लीट डेवलप फिटस से, और उसका जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसको हमने फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्यों बोला बेटा, क्योंकि दिस रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो हम सोच के नहीं करते हैं, जो अपने आप होता है। तो यानी कि एक वुमन खुद नहीं सोचती है कि मैंने आज डिलीवरी करनी है, ये अपने आप सिग्नल जाता है और अपने आप ब्रेन क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करता है और बेबी का बर्थ होता है। दैट्स व्हाई दिस इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट, आप देखो बेबी का बर्थ हो गया तो क्या होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैमरी ग्लैंड्स भी डेवलप होंगे, उनकी ग्रोथ होगी, क्यों, क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा उसको फीड करने के लिए मिल्क की जरूरत होगी, मदर की मिल्क की, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैक्टेशन है, मिल्क प्रोड्यूस करना और मिल्क का सक्रीशन करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लैक्टेशन। तो आफ्टर बर्थ जो है मदर क्या करेगी, मिल्क को प्रोड्यूस भी करेगी और क्या करेगी, सक्रीट भी करेगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, प्रोलैक्टिन जो है वो क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल, दैट इज प्रोलैक्टिन। अगर पूछा जाए मिल्क इजेक्शन तो डिफरेंट है, दैट इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब देखो मिल्क जो बनता है, जब वुमेन जो है, जब मिल्क जो प्रोड्यूस होता है वुमेन की बॉडी के अंदर बेबी के बर्थ के बाद, जो इनिशियल फ्यू डेज तक जो मिल्क बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्यों बोला, क्योंकि वो क्या होता है बेटा, उस कोलेस्ट्रम के अंदर क्या होता है, वो थिक मिल्क होता है और उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। वो एंटीबॉडीज बेबी को बचा सकती हैं बहुत सारी बीमारियों से। इसीलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जो एक मदर है उसको अपना जो मिल्क है, इनिशियल फ्यू डेज वाला मिल्क जो है वो जरूर पिलाना चाहिए अपने बच्चे को, ताकि वो बच्चा हेल्दी रह सके, ठीक है। क्योंकि उस मिल्क को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल, और उसके अंदर होती है एंटीबॉडीज, ओके, याद रहेगा। सो ये हो गया सारा प्रोसेस हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, गैमेट्स बने कहाँ पे, बने कैसे, फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, कैसे एम्ब्रियो डेवलप हुआ, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, और अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कौन कौन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, केबीसी की तरह। यहां पे देखते हैं बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं CUET 2022 में जो आए थे वो हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं किस किस का ये जो चैप्टर है वो अच्छे से प्रिपेयर हुआ है। सो मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सुनो, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है, इन द डायग्राम चूज द करेक्ट ऑप्शन परफॉर्म्ड बाय लेबल। यहां पे एक लेबल दिया गया है ए, ये क्या है, स्पर्म का स्ट्रक्चर है। मुझे बताओ यहाँ पे ए क्या है, व्हाट इज ए। ऑफ कोर्स बेटा ये क्या है, यहाँ पे जो ए है इसका क्या फंक्शन है, देखो ए है एक्रोसोम, इसके अंदर कौन से एंजाइम्स होंगे जो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इट कंटेन, ए जो है स्ट्रक्चर है वो है एक्रोसोम, एक्रोसोम में होते हैं एंजाइम्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। बताओ क्या क्या, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। मिडिल फीस का क्या फंक्शन होता है, देखो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है ना।
मिडिल पीस का क्या फंक्शन होता है? एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पे। तो यानी कि न्यूक्लियस फॉर मिडिल पीस का सेकंड, एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं और टेल क्या करती है? स्पर्म की मोटेलिटी में हेल्प करती है, मूवमेंट में। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बना हमारा, ए का फोर्थ और बी का, ए का फोर्थ था मिडिल पीस एनर्जी, बी का थर्ड, तो ये हमारा सी राइट आंसर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने आज ही मैमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए। तो बताओ, मुझे बताओ बेटा, कहां से कहां पे सीक्वेंस क्या रहेगा मिल्क का? मिल्क बनता कहां पे? एल्विलाई में, यहाँ पे सब जगह एल्विलाई लिखा है। वहां से मिल्क कहां जाता है बेटा? छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स के अंदर। छोटी छोटी ट्यूब्यूल से कहां जाता है? मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट से बड़ी ट्यूब्स में जाता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला, और एम्पुला से जाता है लैक्टिफेरस डक्ट में। तो इसका आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। अब मुझे बताओ बेटा, द क्रियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यूज दोनों मिलके क्या बनाते हैं? अभी हमने पढ़ा बेटा, ट्रोफोब्लास्ट जो थी वो क्या बनाती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कि यूट्रस के साथ कनेक्शन बना देती है, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, Given below are two statements. बताओ, leading cells synthesize and secrete male testosterone hormone called androgen. हमने पढ़ा था ना, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो ये पहली जो स्टेटमेंट है दैट इज राइट। एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ ठीक है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, बताओ क्या ये सेकंड स्टेटमेंट है जो ये पहली वाली स्टेटमेंट का रीजन है? तो ए तो यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि मेल एंड्रोजन जो है वो हार्मोन तो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है उसका रीजन ये थोड़ी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस वो करते हैं। तो यहाँ पे ए इज करेक्ट बट राइट, आर इज नॉट द, सॉरी यहाँ पे आंसर आएगा बी। ए इज करेक्ट बट रीजन जो है वो नॉट एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, मुझे बताओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन? अभी हमने पढ़ा था ना, इम्प्लांटेशन में कौन सी चीज, इम्प्लांटेशन कौन सी स्टेज पे होती है? ब्लास्टोसिस स्टेज पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ब्लास्टोसिस स्टेज पे क्या होगी? ब्लास्टोसिस स्टेज पे क्या होगी? इम्प्लांटेशन होगी। इम्प्लांटेशन हमने पढ़ा था ना, क्या होती है? अटैचमेंट ऑफ दैट ब्लास्टोसिस टू द यूट्रस वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन देयर नेचुरल सीक्वेंस। बताओ सबसे पहले क्या होगा बेटा? सिक्रीशन होगी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। देख रहे हो पेपर में बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी हैं, सीक्वेंस बताओ कि कौन सा प्रोसेस पहले हो रहा है फिर बाद में हो रहा है। तो हमारा जो सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा, सिक्रीट होगा। वो क्या करेगा? ओवरी के फॉलिकल्स को डेवलप करेगा। जैसे ही उसके बाद क्या होगा? सडनली राइज होगा किसका? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आया है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा। फिर फर्स्ट क्या है? सिक्रेशन होगी। सेकंड क्या है? ग्रोथ होगी फॉलिकल की। थर्ड क्या है? सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ेगा तो क्या होगा? ओव्यूलेशन होगी। ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होगा तो क्या होगा बेटा? जो बनेगी बॉडी, जो ओव्यूलेशन एग को रिलीज करने के बाद जो बॉडी बचती है उसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटम, वो बनेगा। तो क्या सीक्वेंस है? फर्स्ट है डी, डी के बाद क्या आया हमारा? ई, ई के बाद सी, सी के बाद ए और बी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। ठीक है, Which among the following hormones is not produced by placenta? बताया था ना बेटा, हार्मोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शंस, क्योंकि अगर हार्मोन्स आपको पता ही नहीं है प्लेसेंटा कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है तो आप कैसे इसको टिक करोगे, है ना। तो कौन सा हार्मोन जो है नॉट प्रोड्यूस बोल रहा है?
तो बेटा यहाँ पे ह्यूमन HCG ह्यूमन कोरियोनिक भी होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल भी होता है, ईस्ट्रोजन भी होता है, लेकिन रिलैक्सिन नहीं होता। इसीलिए इसका आंसर क्या है? रिलैक्सिन बताओ मुझे कहां से होता है प्रोड्यूस बेटा? प्रेगनेंसी के एंड में रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है। उसको कौन प्रोड्यूस करता है? उसको कौन को प्रोड्यूस करता है? ओवरी। ठीक है, ये हमने अभी टॉपिक में पढ़ा। ठीक है, अभी हमने लेक्चर में पढ़ा ना कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, A primary spermatocyte after first meiotic division leads to the formation of secondary spermatocyte। बताओ, पूछ रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, उसके अंदर फर्स्ट मियोसिस हुई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस हुई बेटा, तो मैंने आपको बताया था गैमेटोजेनेसिस वाले लेक्चर में कि जब फर्स्ट मियोसिस होती है तो क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और 2 सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों इक्वल बनेंगे, दोनों इक्वल बनेंगे और होंगे क्या? वो हैप्लॉइड होंगे। वो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो बताओ, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, Which of the following could a doctor inject to induce delivery? बेटा मान लो फिटस जो है डेवलप हो गया है, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है, जो जब डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन मान लो सफिशिएंट नहीं है, तो डॉक्टर डिलीवरी के टाइम पे कौन सा हार्मोन देगा एक वुमेन को? ऑफ कोर्स बर्थ करवाना है तो कौन सा देगा? ऑक्सीटोसिन देगा। बर्थ हार्मोन है ही कोई, यूट्रस की और कॉन्ट्रैक्शन करेगा वो। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन देगा। Fetal ejection reflex trigger the release of which hormone? Fetal ejection reflex क्या था? फिटस को इजेक्ट करने के लिए जो सिग्नल गया उसको हमने बोला फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब मुझे बताओ, जब ये फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कंप्लीट फिटस डेवलप हो चुका है, अब वो सिग्नल देगा ब्रेन को, तो ब्रेन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा बेटा? बताओ। बी इज द राइट आंसर। बर्थ करवाना है तो ऑक्सीटोसिन इज देयर। ठीक है, which of the following hormones is not produced by placenta? Again same question। बताओ बेटा, HCG भी करेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन HPL भी करेगा और एस्ट्रोजन भी करेगा, बट एंड्रोजन्स क्या होते हैं? मेल सेक्स हार्मोन्स, वो थोड़ी प्रोड्यूस करेगा। सो इसका आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। ओके, Among the following statement related to human male democracy, luteinizing hormone act on leading cells। ठीक है, select the correct answer from the following options। कह रहा है करेक्ट आंसर को सिक करो। ठीक है, बताओ कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमने पढ़ा था ना, जो किस पे एक्ट करता है? इंटरस्टिशियल सेल्स पे, जिनको हम लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये पहला ठीक है। अपेक्स ऑफ द स्पर्म कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो बेटा मिडिल पीस में होता है, एंड पे थोड़ी होता है। अपेक्स ऑफ द स्पर्म प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। ठीक है, ठीक है। द स्पर्म प्लाज्मा फॉर्म सीमन विद द स्पर्म, ये भी ठीक है। लेडिंग सेल्स आर फाउंड विद इन स्पर्मेटिड डक्ट्स, ये भी, ये क्या है? स्पर्मेटिड डक्ट्स में नहीं होते लेडिंग सेल्स, वो कहां पे होते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होते हैं, तो ये भी गलत है। अब बोल रहे हैं विच ऑफ द फाइंड ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड। फॉल्स स्टेटमेंट देखो कौन सी है? ई तो है ही है फॉल्स स्टेटमेंट। ई के साथ, ई के साथ हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है और कौन सी? वेट वेट वेट, यहाँ पे ई के साथ हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है बी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिए हुए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगी, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी थी? फर्स्ट भी करेक्ट थी, फॉल्स स्टेटमेंट थी ये, बी और ई। ठीक है, बाकी ठीक थी।
कार्पस ल्यूटेम का बताओ क्या फंक्शन है बेटा? मैच लिस्ट 1 विद सेकंड। कार्पस ल्यूटेम का क्या फंक्शन होता है? कार्पस ल्यूटेम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है। ए के साथ आया हमारा थर्ड। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड क्या करते हैं? बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड हमने पढ़ा था लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है। लीडिंग सेल्स क्या करते हैं? लीडिंग सेल्स क्या करते हैं बेटा? दे प्रोड्यूस हार्मोन, कौन सा वाला? एंड्रोजन, मेल एंड्रोजन भी बोलते हैं उसको, और टेस्टोस्टेरोन भी। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। तो क्या होगा आंसर? ए के साथ था हमारा थर्ड, ठीक है, बी के साथ था हमारा फोर्थ, तो यहाँ पे ये है आंसर, ठीक है, फर्स्ट। द डीएनए कंटेंट ऑफ ह्यूमन स्पर्म, बोल रहा है डीएनए कंटेंट कितना होता है? ह्यूमन स्पर्म क्या होता है बेटा? हैप्लॉइड होता है। तो उसपे जो क्या है 3 इंटू 3 इंटू 10⁹ जो है इसका आंसर होगा। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा सॉरी, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, और थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और हमारा ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है, और आप इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी की सारी चीजें मैंने कवर की थी, जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने एक एक चीज को, मैंने एक डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया है। इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इनको जरूर रिवाइज करना। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।